नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे BA सेकेंड सेमेस्टर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2024 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर हुआ है उस पर हम एनालिसिस करेंगे और उसकी आंसर की के रूप में बात करेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों, आप लोग आपका जो पेपर है उससे आप मैच कराते जाइएगा और फाइनल जब 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि यह सीरीज बी है, तो जिन लोगों का पास बी सीरीज है उनके तो जिस प्रकार के इस प्रश्न पत्र में हमारे पास जो प्रश्न पत्र है उस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनके भी उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, लेकिन जिनकी ए, सी या डी सीरीज है उनके क्वेश्चन नंबर अलग होंगे, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चनों का नंबर बदल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नागा जाति संबंधित है। तो नागा जाति जो संबंधित है वो इंडो मंगोलाइट से है, यानी कि इसका 1 नंबर का डी विकल्प सही है। इसके बाद है कि भारत में 10 की वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ दें अगर कि सेंसस जो 2011 के अनुसार, तो 10 की वृद्धि भारत की 17.8 है, यानी कि ए विकल्प सही है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाई जनसमूह निम्न में से किन अक्षांशों की पेटी में स्थित है। यानी कि जो एशिया में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह किन अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। तो इसका डी विकल्प सही है दोस्तों। 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद है चौथा नंबर कि प्रवास का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। तो उसका आर्थिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक और धार्मिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। यानी इसका डी विकल्प सही है, 4 का डी विकल्प सही है। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से क्या तात्पर्य है। तो जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में प्रवास। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत के लोग अगर अमेरिका में जा कर के बसते हैं तो ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बाबा तिलाका मांझी कौन थे। हु आज बाबा तिलाका मांझी। तो दोस्तों, जो बाबा तिलाका मांझी थे वो एक संथाल नेता थे, प्रमुख संथाल नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, यानी कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 है आपका कि ओल चिकी क्या है। तो दोस्तों, ओल चिकी एक आपकी भाषा है, लिपि है। ओल चिकी एक लिपि है और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था रघुनाथ मुर्मू ने किया था। रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1925 में। तो ओल चिकी क्या है आपकी एक लिपि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की मारंग बुरु और बोंगा क्या है। ये मारंग बुरु एंड बोंगा आर। तो जो दोस्तों मारंग बुरु और बोंगा हैं ये पश्चिम बंगाल में भगवान हैं। किस जनजाति के। तो ये जनजाति का नाम है संथाल। यानी संथाल जनजाति जो पश्चिम बंगाल में रहती है उनके भगवान हैं मारंग बुरु और बोंगा। तो ए विकल्प सही है इसका 8 नंबर का। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि गोंड संबंधित हैं। यानी गोंड का संबंध किस गोंड से है। तो दोस्तों इनका संबंध ए नंबर यानी राजगोंड से है।
ठीक है। प्रमुखता से ये राजगोंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो विकल्प होगा आपका ए सही होना चाहिए। दोस्तों ये डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप डाउट की श्रेणी में डाल सकते हो। या तो इसका ए विकल्प सही होगा या इसका डी विकल्प सही होगा, तो इसे आप डाउट में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि 10वें नंबर का कि केसलापुर जथरा क्या है। केसलापुर जथरा क्या है? तो दोस्तों केसलापुर जथरा गोंड का एक त्यौहार है, यानी गोंड जनजाति का प्रमुख त्यौहार है केसलापुर जथरा, ठीक है। तो बी नंबर सही है। इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि नेक्रोपोलिस एक भूतिया या मृत शहर है, यह किसने वर्गीकृत किया था, ठीक है। तो यह दोस्तों नेक्रोपोलिस भूतिया या मृत शहर को वर्गीकृत करने वाले विद्वान थे, वो थे लुईस मम्फोर्ड। क्या नाम था उनका? लुईस मम्फोर्ड थे, ठीक है। इन्होंने नगरीय अधिवास की या नगरीय विकास की लुईस मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी। टेलर महोदय ने 7 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बी विकल्प सही है 11 नंबर का। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि जी टेलर के अनुसार नगरीय अधिवास के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो जी टेलर महोदय ने नगरीय विकास की 7 अवस्थाएं बताई थी। तो दोस्तों 7 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत आया है, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए था 7, ठीक है। तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 10 लाख की जनसंख्या वाला एक विशाल शहर है। यानी कहने का मतलब है कि जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख है उस शहर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उस शहर को हम कहते हैं मेट्रोपोलिस। यानी 10 लाख जिस शहर की आबादी है उसे हम मेट्रोपोलिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका सी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का कि जी टेलर के अनुसार दिल्ली किस तरह का शहर है, ठीक है। टेलर महोदय ने 7 अवस्थाएं बताई थी नगरीय विकास की। तो इनके अनुसार दिल्ली किस अवस्था में आता है। तो दिल्ली परिपक्व अवस्था में आता है दोस्तों, यानी कि सी सही है, यानी मैच्योर स्टेज में आता है। और अंदर जाकर के बात करेंगे तो उत्तर प्रौढ़ अवस्था में आता है, यानी उत्तर परिपक्व अवस्था में आता है। तो इसका सी विकल्प सही है। इसके बाद 15 नंबर का शहर है कि मेगालोपोलिस शहर कौन सा है। मेगालोपोलिस का मतलब दोस्तों होता है जिसकी 50 लाख से जनसंख्या अधिक है, वो आपके मेगालोपोलिस शहर होते हैं। तो मेगालोपोलिस शहर कौन सा है? तो टोक्यो और नई दिल्ली, ये दोनों मेगालोपोलिस शहर हैं। तो ए नंबर सही है 15 का। 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि मंगोलाइट प्रजाति का वितरण मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी मंगोलाइट प्रजाति का वितरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो मंगोलाइट प्रजाति दोस्तों एशिया में पाई जाती है। आपका चाइना, जापान, कोरिया यानी उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया, ताइवान, ये सभी जो देश हैं दोस्तों वहाँ पर मंगोलाइट प्रजाति के ही लोग रहते हैं। तो मंगोलाइट प्रजाति का जो विस्तार है वो एशिया में है, यानी डी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का कि रेसेस ऑफ मैन किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों जो रेसेस ऑफ मैन पुस्तक है वो हेडन महोदय की है, यानी कि इसका बी विकल्प सही है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने लिखा। तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत लिखा या दिया किसने दिया था। तो वो जी टेलर महोदय ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का कि एस्किमो, याकूत, चुकची, तुंगस, युकाधिर निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित हैं। दोस्तों ये जनजातियों के नाम हैं, जो यहाँ पे आपको 4 या 5 नाम दिए गए हैं, जनजातियों के नाम हैं। तो उसके पूछने का मतलब है कि इन जनजातियों का संबंध किस प्रजाति से है। तो इनका संबंध मंगोल प्रजाति से है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ए विकल्प सही है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में भीलों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमें डाटा नहीं मिला है, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम आपको बता दें कि 2011 के अनुसार
जो भीलों की संख्या है वो लगभग 17 मिलियन है। 17 मिलियन, और 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, तो 17 का जब आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 170, यानी 1,70,00,000 भील वर्तमान समय में हैं। तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21वें नंबर का कि शब्द किगाली, शब्द कगाली, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, थोड़ी जो प्रिंट है वो सही नहीं है, तो कगाली, जो कगाली शब्द है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों जो कगाली शब्द है, कगाली एक प्रकार की भाषा होती है, ठीक है। तो चूँकि विकल्प में नहीं दिया गया है भाषा, तो इसका जो विकल्प सही होगा वो डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का डी सही है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि तकरी भाषा बोली जाती है, यानी तकरी भाषा कौन बोलता है, कौन सी जनजाति बोलती है तकरी भाषा? तो तकरी भाषा जो बोलती है वो गद्दी जनजाति बोलती है, यानी कि 22 का बी विकल्प सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लुआंचिरी का अर्थ क्या है? लुआंचिरी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो लुआंचिरी है वो एक गद्दी जनजाति के द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है, ठीक है। और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में रहती है, ठीक है। तो लुआंचिरी एक प्रकार की पोशाक है जो गद्दी जनजाति के लोग पहनते हैं। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से भील जनजाति संबंधित है, यानी भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो भील जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और गुजरात में भी पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, यानी ए और बी दोनों सही हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा भील जनजाति की है, यानी भील जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो भील जनजाति प्रमुखतः वागड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, वागड़ी भाषा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग डोंगरी और मावची भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप डाउट में रख सकते हैं, इसका या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा, तो इसे डाउट में रखिएगा आप। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी देश के सबसे बड़े नगर को किस शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अगर भारत में बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा नगर है तो उसे किस प्रकार का शहर कहेंगे? तो किसी भी देश का जो सबसे बड़ा नगर होता है उसे हम प्राइमेट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमेट सिटी। तो इसका ए विकल्प सही है 26 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि एस्किमो से तात्पर्य है, यानी एस्किमो एक जनजाति है आपकी जो कि आर्कटिक प्रदेश यानी कि कनाडा और ग्रीनलैंड अलास्का में रहती है। तो एस्किमो का मतलब है कच्चा मांस खाने वाला, ठीक है। तो एस्किमो का मतलब है कच्चा मांस खाने वाला, यानी कि 27 नंबर का ए विकल्प सही है। इसके बाद माउपॉक क्या है? माउपॉक दोस्तों एस्किमो जनजाति के द्वारा एक आखेट का तरीका है, ठीक है। यानी एस्किमो जनजाति एक प्रकार का शिकार करती है, वो भी मछलियों का, उसे हम माउपॉक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का कि कारोस है, यानी कारोस क्या है? तो दोस्तों जो कारोस है आपका, कारोस बुशमैन के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक चोगा है, ठीक है। और ये जानवरों की चमड़ी के द्वारा बनाया जाता है बुशमैन जनजाति द्वारा। तो बुशमैन के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक चोगा है, तो इसका ए विकल्प सही है। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है कि रिपब्लिक किसने लिखा, यानी रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जो रिपब्लिक के लेखक हैं वो हैं प्लेटो, ठीक है। तो इन विकल्प में प्लेटो कहीं पर दिया नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत आया है, यानी कि क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसके ऑप्शन गलत हैं, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर का कि कोम्बा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों कोम्बा जो होता है एक प्रकार का बौद्ध मठ होता है, बौद्ध मठ होता है,
ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आपका इंग्लिश शब्द के प्रयोग किए गए हैं, जैसे टेम्पल, मास्क, मोनेस्ट्री या एक सुपर गॉड, तो मोनेस्ट्री का मतलब मठ ही होता है। ठीक है। तो कोम्बा एक बौद्ध मठ है, तो यानी कि मोनेस्ट्री इसका सही है, यानी कि डी विकल्प सही है इसका। इसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति चारागाही खनाब दोष का अभ्यास करती है, यानी कौन सी ऐसी जनजाति है जो पशुओं को चराने का काम करती है। तो पशुओं को चराने का काम दोस्तों मसाई जनजाति के लोग करते हैं। मसाई जनजाति के लोग गाय पालते हैं। ठीक है। तो बी विकल्प सही है 32 नंबर का। इसके बाद है 33 नंबर का क्वेश्चन कि सिमांग जनजाति निवास करती है, यानी सिमांग जनजाति किस देश में निवास करती है, तो ये मलेशिया में करती है। तो इसका सी विकल्प सही है। इसके बाद है 34 नंबर का कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील और दूसरे नंबर पर है आपकी गोंड। तो इसका ए विकल्प सही है। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति संबंधित है, यानी संथाल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो संथाल जनजाति झारखंड और पीबी यानी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। चूँकि पश्चिम बंगाल का ऑप्शन नहीं है, तो इसका बी विकल्प सही है आपका। इसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है कि थारू जनजाति की जीवन शैली क्या होती है। तो थारू जनजाति की जीवन शैली में थारू समुदाय की अर्थव्यवस्था कृषि और वनों पर आधारित है। तो ए विकल्प भी सही है। थारू जनजाति में कई वंश होते हैं जिन्हें उनकी स्थानीय भाषा में कुरी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब 36 नंबर का सी विकल्प सही है, ए और बी दोनों। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि थारू परिवार पितृ स्थानीय और पितृवंशीय हैं, सामाजिक संगठन का केंद्र बिंदु है, पिता परिवार का मुखिया होता है। ये सभी चीज़ें सही हैं, यानी कि इसका डी विकल्प सही है। ठीक है। लेकिन आपको ये दोस्तों याद रखना है कि थारू जो जनजाति है उसमें महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि भोटिया जनजाति संबंधित, यानी भोटिया जनजाति भारत में कहाँ पे पाई जाती है। तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है, यानी ए विकल्प सही है। अगला है कि भोटिया जनजाति किस धर्म से संबंधित है। तो जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी इसका सी विकल्प सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि धुरंग और धुरिंग यह दोस्तों भूटिया जनजाति का परंपरागत नृत्य है। ठीक है। तो धुरंग और धुरिंग ये भोटिया का परंपरागत नृत्य है। तो 40 का ए सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि नई दुनिया पुस्तक किसने लिखी, यानी न्यू वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये ईसा बोमेन महोदय ने लिखी थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि प्रत्येक राज्य मानवता का एक अंग है और वह पृथ्वी का एक भाग होता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो करेक्ट किताबों में नहीं मिल पाता है। तो फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर अगर बात करेंगे तो हम इसमें सी लगाएंगे, यानी रेड जेल। तो इस क्वेश्चन को भी आप डाउट में रखिएगा 42 नंबर के। ठीक है। इसके बाद है कि मानव भूगोल के गत्यात्मक स्वरूप पर किसने जोर दिया था। तो मानव भूगोल के गत्यात्मक स्वरूप पर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो हैटनर महोदय ने दिया था, यानी कि बी विकल्प इसका सही है। इसके बाद 44 नंबर का है कि हटिंगटन संबंधित हैं, यानी हटिंगटन किस देश के निवासी थे। हटिंगटन किस देश के निवासी थे। तो दोस्तों जो हटिंगटन थे वो अमेरिका के निवासी थे। तो 44 का ए सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के किस पहलू ने उपनिवेशिक अवधि का अनुसरण किया, यानी विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाज फॉलोड इन कॉलोनियल पीरियड। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से आंसर नहीं दिए गए।
क्योंकि जो उपनिवेशिक अवधि थी उसमें क्षेत्रीय विभेदन पर भी महत्व दिया गया, स्थानीय संगठन पर भी महत्व दिया गया और प्रादेशिक पर भी महत्व दिया गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होना चाहिए था इसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, यानी मानव भूगोल के किस पहलू ने उपनिवेशिक अवधि का अनुसरण नहीं किया, तो व्यवहारिक का अनुसरण नहीं किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत है, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रवसन संबंधी नियम निर्धारित करने वाला प्रथम विद्वान कौन था, यानी प्रवास से संबंधित किसने सबसे पहले नियम दिए थे, तो ये दिए थे E.G. रेवेंस्टीन महोदय ने, तो इसका ए विकल्प सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो एस्किमो जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है शिकार करना, यानी आखेट करना इनका प्रमुख व्यवसाय है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि एस्किमो के सर्दी बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं, यानी एस्किमो लोग जो सर्दियों में बर्फ़ का घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, बुशमैन जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, तो बुशमैन जनजाति का मुख्य पेशा है शिकार करना, तो इसका 49 नंबर का सी विकल्प सही है। इसके बाद है 50 नंबर का क्वेश्चन है कि आका और बाका ये दोनों क्या हैं, तो जो दोस्तों आका और बाका है इनका संबंध प्रजाति से है। ठीक है, तो आका और बाका का संबंध प्रजाति से है, तो इसका बी विकल्प सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि कहीं पर जनसंख्या कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, इस बात को कौन निर्धारित करता है, तो उपजाऊ मिट्टी भी निर्धारित करती है, जलवायु भी निर्धारित करती है, जल की उपलब्धता भी निर्धारित करती है, तो इसका जो विकल्प सही है वो डी नंबर सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 और 24 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो 2023-24 के अनुसार अब भारत विश्व का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है और इसकी जनसंख्या 1,44,00,00,000 से अधिक हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, तो दोस्तों जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम लिंग अनुपात का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए था कि जनसंख्या के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, चूँकि लिंग अनुपात भी जनसंख्या का एक पहलू है, तो इसका या तो एक विकल्प ए सही होगा या इसका डी सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसे भी आप डाउट में रखिएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में पुरुष प्रवासियों का वर्चस्व है मतलब भारत में जो पुरुष लोग हैं उनका प्रवास कहाँ से कहाँ की ओर होता है, तो आज भी आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में जो पुरुष हैं वो सबसे ज़्यादा गांव से नगर की ओर जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रामीण से नगरीय की ओर, यानी कि सी विकल्प सही है। और महिलाओं का जो प्रवास होता है सबसे ज़्यादा वो ग्रामीण से ग्रामीण की ओर होता है, क्योंकि शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इस कारण से। ठीक है, तो 54 नंबर का सी विकल्प सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिक जनसंख्या की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी अधिक जनसंख्या की स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है दोस्तों नियोजन के द्वारा। ठीक है, यानी प्लानिंग के द्वारा किया जा सकता है, तो 55 का सी सही है। इसके बाद है 56 नंबर का क्वेश्चन है कि पुराण साहित्य के अनुसार गंगा नदी बहती है। दोस्तों यहाँ पे पुराण लगा दिया गया है, लेकिन सीधा सा आंसर क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि गंगा नदी गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो सी विकल्प सही है इसका। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में एक उपागम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको इस क्वेश्चन को भी आप डाउट पे ही रखिएगा, क्योंकि अगर हम उपागम की बात करेंगे तो इसमें क्षेत्रीय विभेदन भी है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्वांटिटेटिव और रिवोल्यूशन भी है। ठीक है,
तो इसका हमारे अनुसार तो इसका डी विकल्प सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे आपको डाउट पे ही रखना है। इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन से थे। यानी मानव भूगोल के जनक कौन है, तो वो रेडजेल महोदय हैं। और जो आधुनिक भूगोल के जनक, यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक रेडजेल हैं, लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक अगर आपसे पूछता है कोई तो वो रिटर और हमबोल्ट दोनों हैं। और अगर भूगोल के जनक आपसे कोई पूछता है तो वो इरेटास्थनीज महोदय हैं। ठीक है, तो तीनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश स्कूल से संबंधित नहीं था। यानी कि ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता थे जो ब्रिटेन के नहीं थे। तो दोस्तों जीन ब्रूंज ब्रिटेन के नहीं थे, ये फ्रांस के थे। ठीक है, बाकी तीनों ब्रिटेन के थे। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, यानी भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव पुस्तक किसकी है। तो ये है कुमारी सैमपुल महोदय की। तो 60 का ए नंबर सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास किस शताब्दी में शुरू हुआ था। तो जो मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास है वो 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो ए नंबर सही है इसका। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 62 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों को प्रमाणित करती है। यानी एक तरफ एनवायरनमेंट और एक तरफ मानव, इनके अंतर संबंध को कौन सी पुस्तक बताती है। तो यह बताती है दोस्तों, डी नंबर सही है इसका, यानी कि कॉस्मोस और अर्धकुंडे दोनों बताती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप 62 नंबर के क्वेश्चन पे डाउट पे रखिएगा इसे। ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिन ऑफ स्पीच भी हो सकता है, तो इसे डाउट पे रखिएगा आप। इसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु भूगोलवेत्ता ने कहा कि जलवायु समाज, संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करती है। यानी जलवायु पर सबसे ज़्यादा किसने फोकस किया था, तो वो किया था हंटिंगटन महोदय ने, जो कि अमेरिका के थे। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि हम्बोल्ट और रिटर ने प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए किस उपागम को अपनाया था। तो कार्ल और रिटर, जिन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, उन्होंने निगमन और आगमन दोनों पद्धतियों को अपनाया था। ठीक है, तो जो 64 नंबर का सही आंसर है वो सी नंबर है। इसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीस इज राइटन बाय, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीस पुस्तक किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी डार्विन महोदय ने। तो 65 का ए सही है। इसके बाद दोस्तों 66 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास पाया जाता है। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिवास मिलते हैं उनका प्रतिरूप कैसा बनता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। तो डी विकल्प सही है। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है। नहीं पर आपको फोकस करना है। तो दोस्तों जो आपका लंदन है ये एक आपका औद्योगिक नगर नहीं है, यह एक प्रशासनिक नगर है। ठीक है, बाकी शिकागो, कानपुर और रुड़की ये सब औद्योगिक नगर हैं। तो 67 का ए सही है। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है। झूमिंग कृषि को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, तो ये रोका के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में। ठीक है, तो इसका बी सही है। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि लदांग किस प्रकार की कृषि से संबंधित है। तो दोस्तों जो लदांग है वह एक प्रकार की झूमिंग कृषि है। तो इसका सी नंबर सही है। ठीक है, तो लमांग एक झूमिंग कृषि है। इसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन है कि खरीफ मौसम की मुख्य खाद्य फसल क्या है। यानी कि खरीफ के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो खरीफ के मौसम में चावल की खेती की जाती है। खरीफ का फसल मतलब
जब हमारे देश में मानसून आता है, यानी बरसात के सीज़न में कौन सी फसल होती है? चावल की कृषि। ठीक है। इसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन है कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच परस्पर क्रियाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच परस्पर क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का सिंथेटिक अध्ययन है? तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों डाउट पे ही आप रखिएगा। ठीक है, वैसे मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, लेकिन इसे आप डाउट पे ही रखिएगा। ठीक है। इसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी रैटजेल महोदय ने। इसी पुस्तक के कारण रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि रिच्टोफेन किस देश से संबंधित हैं, यानी कि रिच्टोफेन किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। तो 74 का बी सही है आपका। इसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन है सूची को मिलान करना है। दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ट्रिक अपनानी चाहिए हमेशा कि आपको कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट पता है और कौन सा विकल्प आपको नहीं पता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि संभववाद किसने दिया था? तो बिलास महोदय ने दिया था। तो यानी कि बी का 2 सही होना चाहिए। तो बी का 2 आपका ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, यानी कि सी नंबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद नवनियतिवाद टेलर ने दिया, यह भी हमें पता है, यानी कि 3 का 3 सही होना चाहिए। तो 3 का 3 केवल ए विकल्प में है, बाकी बी में भी 3 का 4 दिया हुआ है जो कि गलत है, डी में भी 3 का 1 दिया हुआ है जो गलत है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए नंबर। तो 75 का ये सही है। इसके बाद 76 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये गलत दिया गया है, यानी कि प्रश्न तो सही है लेकिन इसके विकल्प गलत दिए गए हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो क्वेश्चन है उसमें नहीं शब्द लगाना चाहिए था उसे, यानी प्राथमिक व्यवसाय से कौन संबंधित नहीं है। तो निर्माण जो होता है वो द्वितीयक आर्थिक क्रिया होता है, बाकी ये तीनों विकल्प सही थे। तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम क्या है? तो विश्व का जो सबसे प्राचीन उद्यम है दोस्तों वो है आपका कृषि करना। ठीक है, ये सबसे प्राचीन उद्यम है। कहीं कहीं पे आपको दोस्तों शिकार करना भी मिल जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप डाउट पे ही रखिएगा, वैसे ए सही होना चाहिए इसका। ठीक है। इसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन कि पिग्मी संबंधित है, यानी पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पिग्मी जनजाति के लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि एस्किमो संबंधित हैं, यानी कि एस्किमो जनजाति के लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? तो एस्किमो जनजाति के लोग अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, जो कि टुंड्रा प्रदेश का हिस्सा है। तो इसका ए सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तृतीयक व्यवसाय है, यानी तृतीयक प्रकार की आर्थिक क्रिया कौन सी है? तो तृतीयक के अंतर्गत दोस्तों परिवहन आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र आता है तृतीयक के अंतर्गत। तो परिवहन भी एक सेवा क्षेत्र है। ठीक है। निर्माण आपका द्वितीयक में आता है, कृषि और खनन आपका प्राथमिक में आता है। इसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, यह मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का मैप है आपका, तो जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। इसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में जहां सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, तो जो सबसे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है इन चारों विकल्पों में वो बांग्लादेश का है, लगभग 1100 के आसपास है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश का है, यानी सी विकल्प सही है। इसके बाद है कि कौन सा देश चावल या कॉप मिट्टी की संस्कृति, यानी कि विच कंट्रीज एसोसिएटेड विद राइस और एलुवियल कल्चर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए नंबर, थाईलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और म्यांमार। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, तो ए विकल्प सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरोप की जनसंख्या की धुरी है, यानी यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। ठीक है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि यूरोप दक्षिणी अक्षांश में है नहीं, तो सी विकल्प तो आपका होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और 20 से अगर उत्तरी अक्षांश से 30 तक बात करेंगे तो यूरोप का विस्तार और ऊपर तक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर है, यानी कि 40 से 50 उत्तरी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, ए नंबर सही है। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक जीव संबंधित है, यानी किसने कहा था कि संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा है और एक ही जीव है, ये किसने कहा था। तो दोस्तों इसका भी आपको डाउट पे ही रखना है। ठीक है, वैसे इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो हम्बोल्ट महोदय होना चाहिए, लेकिन आप डाउट पे ही रखिएगा। इसके बाद 86 का क्वेश्चन है, किसने कहा था कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है वह पृथ्वी पर ही निर्भर है, पृथ्वी पर ही निर्भर है। ठीक है, किसने कहा था कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है तो वह पृथ्वी पर ही निर्भर है, ये किसने कहा है। तो दोस्तों आपका इसका जो सही आंसर है ये कहा था जीन ब्रूंज महोदय ने कहा था, तो 86 का सी सही है। 87 का क्वेश्चन है कि कॉसमॉस हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया था, तो अर्धकुंडे किसने लिखा। दोस्तों अर्धकुंडे लिखा था रिटर महोदय ने। ठीक है, यानी कि कॉसमॉस हम्बोल्ट ने लिखा और अर्धकुंडे रिटर महोदय ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है कि रुको और जाओ, यानी स्टॉप और एंड गो किसने कहा था। तो स्टॉप एंड गो की जो संकल्पना दी थी वो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी, यानी जी टेलर, तो डी सही है इसका। 89 नंबर का क्वेश्चन है कि लांडेर कुंडे शब्द संबंधित है, तो लांडेर कुंडे जो शब्द है दोस्तों आपका, इसका संबंध है प्रादेशिक भूगोल से, ए नंबर सही है इसका। ठीक है, इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉसमॉस कितने खंडों में हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया था। तो कॉसमॉस दोस्तों 5 खंडों में लिखा गया था हम्बोल्ट के द्वारा, और जो अर्धकुंडे है आपका उसे रिटर ने लिखा था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कॉसमॉस 5 खंडों में आया था। इसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत किसका विचार है। तो पार्थिव एकता के सिद्धांत को अपनाने का जो जाता है वो इन तीनों को ही वैसे तो जाता है, लेकिन पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया किसने था, तो रेडजेल महोदय ने दिया था। तो इसे आप डाउट पे रखिएगा, वैसे इसका सभी होना चाहिए था। ठीक है, तटों के किनारे कौन से अधिवास पाए जाएंगे, यानी जैसे मान लीजिए कि ये आपका भारत है और ये तट है, तो इस तट के सहारे सहारे कौन से पाए जाएंगे। तो आपको देख सकते हैं आप कि ये रेखा के तरीके दिखाई दे रहा है, यानी कि रेखीय अधिवास पाए जाएंगे, यानी बी सही है इसका। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि 100% नगरीय जनसंख्या वाला देश निम्नलिखित में कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या यानी सभी लोग नगरों में ही रहते हैं, यानी गांव होते ही नहीं वहाँ पे। तो बी नंबर सही है, सिंगापुर में सभी लोग नगरों में ही रहते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अधिवास के प्रतिमानों को प्रभावित नहीं करता, यानी कि नगरीय अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा, ये कौन प्रभावित नहीं करता।
तो ये जनसंख्या प्रभावित नहीं करती। ठीक है, बाकी स्थल एवं भूभाग भी प्रभावित करता है, आकृति एवं आकार भी प्रभावित करता है, और आसपास की स्थलाकृति भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि क्रॉल क्या है। तो दोस्तों, क्रॉल एक जनजाति है जो जुलू जनजाति एक घर बनाती है। यानी आपको हम यहाँ पे बता दें कि बीच में पशुओं का बाड़ा होता है और उसके किनारे किनारे घर बना के रहते हैं जुलू लोग। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं। तो ये क्या है? क्रॉल एक गोलाकार झोपड़ी है। तो ए विकल्प सही है। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है कि आदिम कृषि की मूल्य निर्भरता क्या रही। यानी व्हाट हैज़ बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमेटिव फार्मिंग। तो अन्य पर्यावरण की उपयुक्तता ये इसकी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी रही। ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का मछली पकड़ने का उद्योग का स्थान वर्तमान में कौन सा है। यानी मछली पकड़ने के मामले में भारत किस नंबर पर आता है। तो भारत मछली पकड़ने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका चीन है। ठीक है, तो इसका सी विकल्प सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसह्यूमेंस पशुपालक क्या है। तो ट्रांसह्यूमेंस पशुपालक का मतलब होता है कि गर्मियों में ऊंचे चारागाहों पर चले जाना और सर्दियों में निचले चारागाहों पर आ जाना। ठीक है, यानी ये जगह बदलते रहते हैं, उन्हें ही हम ट्रांसह्यूमेंस पशुपालक कहते हैं। तो डी विकल्प इसका सही है। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि घनत्व का तात्पर्य है, यानी कि डेंसिटी का मतलब क्या है। तो डेंसिटी का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। यानी ये आपका प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई अगर 1 किलोमीटर है तो इनके मध्य में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ए विकल्प सही है। इसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन है कि अमलैंड क्या है। अमलैंड क्या है। तो अमलैंड का मतलब होता है वस्तुओं का प्रवाह, सेवा का प्रवाह और लोगों का प्रवाह, यानी उपर्युक्त सभी। तो इसका डी विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। हमने आज आपसे बात की जो 2024 में ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर हुआ है उसकी बी सीरीज को हमने डिस्कस किया। ठीक है, आशा करते हैं कि ए, सी और डी सीरीज वाले बच्चों ने भी अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किसके कितने सही हैं। ठीक है, किसके कितने सही हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यानी 75 में, क्योंकि आपको 75 करने हैं क्वेश्चन, तो 75 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।